नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भू आकृतियाँ और उनके विकास के बारे में। जिनमें आज हम देखने वाले हैं समुद्रित रंग निर्मित जो भी भूस्थलाकृतियाँ होती हैं उनके बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था हिमानीकृत भूस्थलाकृतियों के बारे में कि हिमानी यानी ग्लेशियर जो है वो किस प्रकार की भूस्थलाकृतियाँ बनाता है अपने अपरदन के द्वारा और अपने निक्षेपण के द्वारा। जैसे इसमें हमने देखा था यू आकार की घाटी हमने देखा था, लटकती हुई घाटी है ना, हैंगिंग वैली हमने देखा था उसमें। फिर उसमें हमने एस्कर, ड्रमलिन, ये सब प्रकार की चीज़ें हमने उसमें देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं समुद्रित रंग से कौन कौन से जो भूस्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो तरंग और धाराएं क्या होती है, सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं। तरंग और धाराएं इनका निर्माण होता है समुद्रों में। तरंग जो होती है वो तो होती है एनर्जी जो है होती है इस प्रकार से, जो कभी आपने बचपन में पानी में पत्थर मार कर देखा होगा, तो उस पानी में पत्थर मारने के बाद जो इस प्रकार से, माफ़ कीजिएगा, पानी में पत्थर मारने के बाद इस प्रकार से आगे वो तरंगे बढ़ती हुई आपको दिखती होगी, है ना। वास्तविकता में तरंगों में पानी आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि एनर्जी जो है वो आगे इस प्रकार से बढ़ती है। और जो धाराएं होती हैं, धाराओं में वास्तविकता में पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, इस प्रकार से आगे धाराएं बढ़ती हैं। इस प्रकार से जब ये तरंगे और जो धाराएं हैं वो समुद्री तटों से जब टकराती है तो वहाँ पर कुछ अपरदन करती है और वहाँ पर कुछ निक्षेपण भी करती है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए ये है समुद्री तरंगे, ये समुद्री तरंगे, धाराएं वगैरह। ये देखिए किस प्रकार से जो तट है वहाँ पर आके टकराती है, इसकी वजह से यहाँ पर ये अपरदन भी करती है और यहाँ पर जो है ये निक्षेपण का कार्य भी करती है। यही जो है अपरदन से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है और निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको चित्र की सहायता से समझाऊंगा। ये लिखा हुआ तो इतने क्लिष्ट भाषा में है ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर आप पढ़ने बैठे तो। NCERT है वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करी गई है, तो ये इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये पढ़ना हमारी मजबूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स मेंशन है ना वो UPSC प्रेफर करती है एग्जाम में पूछना, और वो वर्डिंग इस्तेमाल करेगी, वो यही वर्डिंग इस्तेमाल करेगी। इसलिए तो जब मैं आपको पढ़ा दूँ तो उसके बाद जो है आप ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तरंगे जो हैं वो किस प्रकार से समुद्र जो है उसके तटों पर टकराती है, और वो तटों पर टकराने की वजह से यहाँ पर ये अपरदन करती है है ना। और इसके साथ साथ जो है समुद्री तल का बनावट जो है वो किस प्रकार से है और उसका जो समुद्री तट है वो किस प्रकार से है, ये सब चीज़ें भी उसका अपरदन और निक्षेपण में भूमिका निभाता है। और फिर यहाँ पर हम समझेंगे कि जो समुद्री तट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऊंचे चट्टानी तट हो सकते हैं, एक निम्न समतल और मंद ढाल वाले अवसादी तट हो सकते हैं। नहीं आपको समझ में आया होगा, चित्र से समझाते हैं आपको। देखिए ये है एक मिनट, देखिए ये है ऊंचे चट्टानी वाला तट, है ना। ये है ऊंचे चट्टानी तट है ये, और ये है मंद ढाल वाला तट। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्लिफ भृगु बने हुए हैं और पहाड़ जैसा आपको दिख रहा होगा, ये सीधा समुद्र से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आपको एक क्रमवार ढंग से जो है यहाँ पर आपको ढाल दिखाई देती है, और समुद्र इस प्रकार से मंद ढाल से समुद्र जो है वो तटों से मिलता है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के तट जो होते हैं, और दोनों तटों पर अलग अलग प्रकार की जो है आकृतियाँ, भू आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हम देखेंगे ऊंचे चट्टानी तटों के बारे में। तो जो ऊंचे चट्टानी तट होते हैं वो क्या होते हैं, जो जलमग्न नदियां यहाँ पर प्रतीत होती है आती हुई, क्योंकि नदियाँ आके सीधी वहाँ पर गिरेगी तो ये सब चीज़ क्या होगा। एक यहाँ पर देखिए जो ऊंचे चट्टानी तट है वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है, एस्चुरी। और जो मंद ढाल वाले हैं वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टा का निर्माण वहाँ पर होता है। और तटरेखा जो होती है उसका अवनमन बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से स्थल भाग जो है वो एकदम खड़ा हुआ प्रतीत होता है वहाँ पर, और जलमग्न हो जाता है, और वहाँ पर फियोर्ड का निर्माण होता है। फियोर्ड मैंने आपको बताया था क्या होता था कि जहाँ पर जो हिमानी है, जो ग्लेशियर है, उसने यू आकार की घाटी जो बना देते हैं, वहाँ पर उस घाटी में जो है अगर पानी भर जाता है तो वो क्या हो जाता है, फियोर्ड बन जाते हैं ना। सागर के किनारों पर पहले निक्षेपित स्थलरूप नहीं होते हैं, परंतु बाद में जो है अपरदन के बाद में धीरे धीरे वहाँ पर जो निक्षेपित स्थल रूप भी आपको दिखाई देने लगते हैं, जिनमें क्या होता है, एक तो क्लिफ क्या हो गई, ये हो गया एक
अपर्दित एक स्थलाकृति ये हो गई। अभी मैं सबको आपको एक बारी बारी से समझाऊंगा, अभी आगे और आएगा। तो ये दिया हुआ है आपको ऊंचे चट्टानी तटों के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ जो मलबा जो किनारों के पास, किनारों से दूर जमाव से जो तरंगें आती है वो क्या कर देती है, तो वेदिकाएं का निर्माण भी ये कर देती है ना। वेदिकाएं मैंने आपको बताया था, जब नदी वेदिका भी मैंने आपको बताया था, है ना। इस प्रकार से वेदिकाओं का निर्माण भी ये कर देती है। यहाँ पर जो तरंगें आती है कहाँ पर, जो ऊंचे चट्टानी तट होते हैं वहाँ पर, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो बीचेस का निर्माण भी हो जाता है। फिर बीचेस का मतलब मैं अब आपको आगे और आएगा ये सब कुछ, है ना। बीचेस का निर्माण ये कर देती हैं, और उसकी वजह से फिर जो निक्षेपण होता है उसकी वजह से बार्स जो है रोदिकाओं का निर्माण हो जाता है। रोदिकाओं का मतलब है कि समुद्री क्षेत्र में जलमग्न होनी चाहिए ये, इस प्रकार से निक्षेपण हो जाता है ना। उस वो निक्षेपण अगर जलमग्न है तो वो बार्स यानी रोदिकाएं कहलाते हैं, और अगर ये निक्षेपण जो है वो जल से बाहर भी दिखने लगे तो वो रोध यानी बैरियर्स कहलाने लगते हैं। और ये बैरियर्स अगर किसी घाटी के मुख से जुड़ जाए तो वो कहलाते हैं स्पिट। अभी मैं चित्र की सहायता से आपको समझाऊंगा, आप यहाँ पर चिंता मत करिए कि सर तो आपको बस बताए जा रहे हैं ना। लगून क्या होते हैं, जब ये जो अवरोध था, ये जो रोध है, ये पूरी तरीके से अगर घाटी का मुख बंद कर दें तो वहाँ पर लगून का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और फिर जो है ये निम्न अवसादी तट होते हैं। निम्न अवसादी तटों पर क्या होती है कि नदियाँ तटीय मैदान में डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर, और वहाँ पर क्या बनाती है, उच्च जो तट है वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होती है कि डेल्टा की सहायता से डेल्टा यहाँ पर बनता है नदियों का, और यहाँ पर बहुत सारा तलछट आके जमा हो जाता है। यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर, है ना। ये मैं आपको अभी आगे समझा दूंगा, ठीक है। और हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी जो तट है वो है चट्टानी निवर्तन का एक ऊंचा चट्टानी तट है। और जो पूर्वी घाट जो अपना है, जो पूर्वी तट है बना हुआ है, वो पूर्वी तट वो हमारा एक नीचा अवसादी तट माना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ अपना पूर्वी घाट है। ये है अपना पूर्वी घाट, ये अपना क्या है, ये मंद ढाल वाला नीचा अवसादी तट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब नदियाँ जो आती है यहाँ पर, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, है ना, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियाँ आकर यहाँ पर अवसाद जमा करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी घाट की तरफ जो नदियाँ जाती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, वो किसी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये स्टेटमेंट भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक एक चीज़ें, सर आप सोच रहे थे ना कि सर समझा क्यों नहीं रहे, अब यहाँ समझेंगे हम। भृगु यानी क्लिफ क्या होता है, वेदिका यानी टेरेसेस क्या होता है, केव्स क्या होती है, स्टैक्स जो है वो क्या होता है। तो तट जो होता है उस पर ये अपर्दित स्थूल रूप आ रहे हैं सबसे पहले किसके, जो ऊंचा चट्टानी तट है उसके, ठीक है ना। यहाँ पर घर्षण की वजह से, अपर्दन की वजह से दो मुख्य आकृतियाँ हमें दिखाई देती है। एक तो होता है भृगु और एक होता है वेदिकाएं, है ना। तो यहाँ पर ये होती क्या है, जैसे भृगु हो गया वो 30 मीटर की लंबाई तक जो है वो ऊंचा हो सकता है, 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। और फिर उसकी तलहटी में एक मंद ढाल वाला सा एक समतल मैदान होता है, और वो समुद्री मलबे के जो होता है शैल मलबा, उससे वो ढका हुआ हो जाता है। और फिर उसकी वजह से तरंगों से वो घर्षित हो जाता है धीरे धीरे, तो वो तरंग घर्षित वेदिकाएं बन जाती है। मैं यहाँ चित्र से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये है क्लिफ जिसको भृगु कहते हैं। अब समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए कितना ऊंचा है, ये 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, हालांकि कई जगह से ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो समुद्री तरंगें हैं वो इससे टकराएगी और इसका अपर्दन कर करके ये सब जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, है ना। ये चट्टानें जो है यहाँ पर जो कोमल चट्टानें हैं वो गिर के नीचे की तरफ आ जाएगी ये तरंगों के टकराने से, और कालांतर में स्थिति आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी। देखिए ये जो क्लिफ है ये पीछे की तरफ हट गया है, और ये जो एक आपको चबूतरा सा यहाँ दिखने लगा है ना। और इसी प्रकार से फिर आगे होगा धीरे धीरे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपको एक वेदिकाओं के रूप में दिखाई देने लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर एक आता है, यहीं पे मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। स्टैक आता है। स्टैक क्या होता है कि ये जो अपनी क्लिफ है, जो भृगु है, इसका जो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोमल चट्टानें होती है वो तो कट जाती हैं यहाँ से, और ये सब समुद्र में मिल जाती है, और कुछ भाग जो है खड़ा रह जाता है सीधा सीधा, वो होता है स्टैक।
आपको क्या है, मेंस में ये पूछेगा नहीं, प्रीलिम्स में पूछेगा तो आपको पहचानना होगा कि हाँ ये जो दी गई है जानकारी ये स्टैक की है कि किसकी है। तो इस प्रकार से ये सीधा खड़ा हुआ एक भाग रह जाता है क्लिफ का ही, तो वो हो गया स्टैक। और यहाँ से देखिए समुद्र में टकराने की वजह से, ये लहरें टकराने की वजह से भृगु से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पर कोमल चट्टानें होंगी, वो उनका अपरदन होता रहेगा और यहाँ पर एक समुद्री गुफा का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, दिख रही है समुद्री गुफा, ठीक है। इस प्रकार से अगर हो जाए, पानी आर पार हो जाए पूरा इस प्रकार से, तो ये समुद्री आर्च जो है उसका निर्माण भी हो जाता है यहाँ पर। समझ आ गया, यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई है। मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ ताकि आपको ये भाषा भी समझ में आ जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टानों के विरुद्ध जब तरंगें टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे समुद्री कंदराएं बनती है। देखिए समुद्री कंदराएं मतलब यही, ये जो सी केव्स है ये है समुद्री कंदराएं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, आ जाते हैं यहाँ। इन कंदराओं के छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हट जाते हैं। अगर मान लो ये देखिए ये समुद्र, ये है कंदराएं, ये अगर ढह जाए यहाँ से, ये पूरी ढह गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ढह गई, तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ हट जाता है। जैसा यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ हट गया, यहाँ पर पीछे की तरफ हटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब पीछे की तरफ हट जाता है तो यहाँ पर फिर वेदिकाओं का निर्माण हो जाता है। भृगु के निवर्तन, यानी जब भृगु पीछे की तरफ हट जाता है, जो क्लिफ है वो निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं और ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग हुआ करती थी वो समुद्री स्टैक कहलाती है। देखिए यही मैंने आपको बताया कि ये क्लिफ के ही भाग हुआ करती थी मगर ये अलग थलग रह गई। अब देखिए यहाँ पर ये गैप आ गया, यहाँ पर भी गैप आ गया, तो ये क्या रह गई, ये किसी समय में इसी भृगु या इसी क्लिफ का ये भाग हुआ करती थी, तो ये क्या कहलाती हैं, स्टैक कहलाती हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाएगी। एक समय आएगा कि इस प्रकार से खड़ा जो स्टैक है ये भी अपरदन कर करके इसको भी मिला दिया जाएगा, समुद्र के तल तक ये लेवल में आ जाएगा और समुद्री मैदान का भाग ये बन जाएगा। और किसमें, एक पुलिन मतलब बीच है ना, बीच शब्द आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे गोवा वाले बीच है ना वैसा ही, तो बीज का निर्माण फिर इसमें धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तरंग घर्षित वेदिकाएं आपको बताई गई है ना। ये तरंगे देखिए यहाँ पर किस प्रकार से घर्षण करके कटाई कर दी है, फिर यहाँ पर कटाव कर रही है, यहाँ पर कटाव कर रही है ना। इस प्रकार से ये तरंग घर्षित वेदिकाएं बनाई जाती है तरंगों के द्वारा। यहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये क्लिफ है यहाँ पर है ना, और ये जो प्लेटफॉर्म बना दिया किसके द्वारा, तरंगों ने घर्षण कर करके ये प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। और बीचेस मैंने आपको बताया, बीचेस देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बीच, ये तो बीचेस क्या होता है, ये जो यहाँ से कट फट के ये जो कटाव होकर अपरदन के द्वारा ये भृगु नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पर जो है समतल भाग का मैदान निर्माण हो जाता है जो समुद्र के तल से थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए ये बीच का निर्माण यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए कोलास्ट क्लिफ बताई गई ना, मतलब एक क्लिफ जो है यहाँ पर गिर गई है और ये जो अलग थलग खड़ा हुआ है देखिए ये है स्टैक। और ये जो क्षेत्र रह गया, देखिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र बन के रह गया यहाँ पर है ना, ये पूरा हो गया, इसे कहते हैं खाड़ी या बे, है ना। ठीक है, समुद्री आर्च इस प्रकार से बन जाए, समुद्री आर्च वो हो गया समुद्री आर्च है ना। फिर ये समुद्री कंदराएं यहाँ पर आ गई है और ये स्पिट है। स्पिट मैं अभी आपको और बताऊंगा। स्पिट का अर्थ यही है कि देखिए ये एक खाड़ी है, ये एक पूरी खाड़ी है। इस खाड़ी का के एक जो मुख है, इस मुख पर अगर ये रोधिका जो है इकट्ठी हो जाती है, ये तरंग के द्वारा यहाँ से जो निक्षेपण किया जाता है, तरंग अपरदन भी करती है और तरंग निक्षेपण भी करती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के अंदर जो अवसाद होंगे उनको समुद्र तरंग जो है वो लाके समुद्री तट है वहाँ पर उसका निक्षेपण भी कर देती है। इसके वजह से यहाँ पर अगर ये एक खाड़ी के तट पर मुख पर आके जमा हो जाए तो ये आके इसे क्या कह देंगे, स्पिट। और बार्स है ना, ये मैंने आपको बताया था। और ये कोस्टल ड्यून्स यानी बालू टिब्बों का निर्माण हो जाता है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर समुद्री टिब्बों का निर्माण, बीच का निर्माण हो जाता है। अब आगे आ जाते हैं हम यहाँ, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। यहाँ आ गया बीचेस और टिब्बे यानी कि ड्यून्स का निर्माण भी हो जाता है समुद्र के किनारे। और ये
ख़ास तौर से कहाँ पर होता है, जो मंद ढाल वाले जो अपने तट होते हैं ना, वहाँ पर होते हैं। हालांकि देखिए पुलिन जो बीचेस हैं वो ऊंचे उसादी जो ऊंचे चट्टानी तट है वहाँ पर भी बनते हैं। अब देखिए जो तटों की प्रमुख विशेषता है वो है पुलिन की उपस्थिति। पुलिन मतलब बीचेस की उपस्थिति। यद्यपि ऊबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ तट है वहाँ पर भी थोड़े थोड़े बीचेस तो पाए ही जाएंगे। और वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा लाए जाते हैं, और फिर तरंगों के अपरदन से बहाकर लाए गए पदार्थ भी ये हो सकते हैं। तरंगे जो हैं वो समुद्र से लाके बाहर की तरफ अपरदित कर देगी, और जो नदियां हैं वो लाके यहाँ पर इकट्ठा कर देगी, है ना। इसके वजह से निर्माण किसका हो जाता है, बीचेस का निर्माण हो जाता है ना। मान लो ये नदी है तो ये नदी देखिए यहाँ पर लाके जमा कर देगी, और ये तरंगे यहाँ पर लाके इकट्ठा कर देंगे। इसकी वजह से भी बीचेस का निर्माण होता है, ठीक है। और पुलिन के ठीक पीछे जो है, पुलिन तट से उठाई गई रेत जो है वो जो समुद्र तट से जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वहाँ पर जो मिट्टी जो रेत उपस्थित होती है वो एक जगह जाकर निक्षेपित हो जाती है। उसकी वजह से टिब्बों का निर्माण होता है। बालू के टिब्बे ये कोस्टल किनारों पर ये पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से, अगर आप किसी कोस्टल एरिया में गए होंगे तो आपने ये देखा होगा। ये है बीच, है ना। हिंदी में क्या, इंग्लिश में याद रख लीजिएगा आप तो, बीच है ना, बालू टिब्बे, डून्स, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस में नहीं पूछे जाएंगे। अब है देखिए रोदिका, रोद और स्पिट, यानी बार्स, बैरियर्स और स्पिट। बार्स क्या होते हैं कि जो तरंगों के द्वारा जो है निक्षेपण कर दिया जाता है, और जो बालूका होती है, जो रेत होती है, वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो रेत से अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई दे तो उसे रोद यानी बैरियर बार कह दिया जाता है, ठीक है। और जो अगर समुद्र तट के अंदर है, यानी पानी के नीचे ही है, ऊपर नहीं दिखाई दे रही है, तो वो होता है बार। और अगर यही बार जो है वो पानी के ऊपर दिखाई देने लगे, वो मृदा जो है वो जिसका निक्षेपण हुआ है समुद्र में, वो अगर ऊपर की तरफ दिखाई देने लगे तो वो होती है रोद या बैरियर्स, जिसे कह दिया जाता है। और यही बैरियर्स जो है, अगर ये कई बार क्या होती है कि जो खाड़ी का सिरा होता है उससे जुड़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इसे कह दिया जाता है स्पिट, है ना। देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ आपको, दिख रहा होगा आपके, ये एक खाड़ी है ना, और इस खाड़ी के मुख पे देखिए इस प्रकार से ये जो रोदिका बन गई है, ये रोद जो बार बन गया है, इसे कह दिया जाता है स्पिट्स कह दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो हो गया, आगे की तरफ आ गया, ये स्पिट हो गया। ये जो आगे की तरफ इनका निक्षेपण हो गया, ये हो गया स्पिट, है ना। तो इसे कह दिया गया स्पिट। और ये जो है अगर इस प्रकार से बन जाता है पूरा बैरियर बहुत बड़ा सा, तो इसे कह देते हैं बैरियर आइलैंड। जैसे हमने ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी इसी प्रकार से बैरियर, यानी कि जो बाधा का काम करे वो बैरियर है, तो ये बाधा का काम यहाँ पर कर रहा है। और ये निक्षेपण से बनता है, समुद्री तरंगों के द्वारा और जो नदियों के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं उसके निक्षेपण से बनता है बैरियर। बैरियर कब होगा, जब जो है वो समुद्री जो जल स्तर है उससे ऊपर ये दिखाई देने लगे, तो वो बैरियर कहलाएगा। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, ये खाड़ी वाला क्षेत्र जो है, ये जो खाड़ी वाला क्षेत्र है अपना, अगर यह इसके आगे जो है पूर्ण रूप से इसके मुख को बंद कर दे कोई बैरियर, तो ये जो झील का सा निर्माण हो गया, ये होती है लगून, है ना। ये होती है लगून झील। जैसे अपनी चिल्का झील है ना भारत में, चिल्का झील उड़ीसा में है, ये किसका उदाहरण है, ये एक लगून का ही उदाहरण है। फिर कालांतर में क्या होगा, कालांतर में ये जो है यहाँ से नदियों के द्वारा लाए जाने वाले जो अवसाद है उनसे ये लगून भर जाएगा, फिर धीरे धीरे दलदली क्षेत्र बन जाएगा, और एक समय में एक पूरी प्रकार से ये एक भूमि खंड का ही भाग ये हो जाएगा, है ना। समझ आ गया आपका बात। देखिए यही यहाँ पर बताया गया है। ये रोद और स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है और कालांतर में खाड़ी एक लगून में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो इस प्रकार से अपनी खाड़ी थी ना, वो इसके आगे जब ये बार आ गया तो ये लगून में परिवर्तित हो गई, क्योंकि ये जो बैरियर है इसने समुद्र से इसको अलग कर दिया है ना। फिर ये लगून धीरे धीरे जो स्थल से जो तलछट लाए जाते हैं, जो अवसाद लाए जाते हैं उसके द्वारा, या जो वायु के द्वारा जो तलछट लाए जाते हैं उसके द्वारा ये भर जाती है, और ये तटीय मैदान में ही फिर विकसित हो जाती है, एक मैदान का ही भाग हो जाती है। यहाँ पर और अच्छे से समझ लीजिए आप,
ये देखिए बैरियर, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो बैरियर आइलैंड हो जाता है। ये हो गया बार जब छोटा होता है, और इसके आगे अगर ये थोड़ा सा भाग निकल जाता है खाड़ी के मुख पर, ये स्पिट हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए स्पिट यहाँ पर उदाहरण दे रखा है। खाड़ी के मुख पर अगर ये बार जो रोधिका है वो आगे बढ़ जाए ज़्यादा तो होती है बार। और ये अगर जो बैरियर है, ये बैरियर रोधिका इंग्लिश में आप याद कर लीजिए इसे। बैरियर जो है, अगर ये बैरियर अगर इस लगून के मुख पर पूरी तरह, ये खाड़ी के मुख पर अगर पूर्ण रूप से इसे बंद कर देता है, इसे अलग कर देता है समुद्री क्षेत्र से, तो ये लगून, और ये लगून जो है धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है, ये समुद्री जो मैदानी भाग है उसमें ही ये धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। इस प्रकार से देखिए ये लगून की ही एक फोटो है ना। बस यही दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए गोदावरी नदी डेल्टा का एक स्पिट का देखिए चित्र इस प्रकार से बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है मैंग्रोव। तो ये मैंग्रोव जो है इस खाड़ी के किनारे मुख्य स्थल पर उगाते हैं, और ये मैंग्रोव जो है हमारी सहायता करते हैं किसमें, जब भी सुनामी वगैरह आती है तो मैंग्रोव हमारी सहायता करते हैं। मैंग्रोव देखिए इस प्रकार से वृक्ष होते हैं जो समुद्री नमकीन खारा पानी होता है उसमें भी ये उग जाते हैं। इनके बारे में अच्छे से हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे जब समुद्र के बारे में, जो संसाधन है उनके बारे में पढ़ेंगे तब, और अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी परिस्थितियों में उग सकते हैं, है ना, क्या क्या जो है इनकी कमियां हैं या क्या क्या चैलेंजेस इनके समक्ष हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आज जो है इसके लेक्चर में हमने देख लिया है कि किस प्रकार से क्लिफ का निर्माण होता है ना। चित्र से आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्लिफ होती है, किस स्टैक्स क्या होते हैं, समुद्री कंदराएँ क्या होती है, तो इजी सा एकदम समझ में आ जाना चाहिए। आर्क क्या होता है ना, पुलिन यानी बीचेस क्या होता है, समुद्री टिब्बे क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि जो ये रोध या रोधिकाएँ क्या होती है ना, बैरियर्स क्या होता है, स्पिट्स क्या होते हैं, लगून क्या होता है ना, बे, है ना, ये सब चीज़ें इजी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए यूपीएससी में। तो आज का लेक्चर हम कर देते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।